हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारी CSIR नेट सीरीज़ में अगला लेक्चर होने वाला है जेनेटिक्स को लेके। इसमें हम स्टडी करेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी का सिंथेसिस कैसे किया जाता है, उसके बाद में हम देखेंगे cDNA लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे दोनों का कंपैरिजन क्या होता है। तो CSIR नेट में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, सो बी प्रिपेयर अबाउट इट एंड ध्यान से कान लगा के और आंखों से अच्छे से देखना और सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है तो आप बता सकते हैं ये एक ओवरव्यू है। जिस भी प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म की आप जीनोमिक लाइब्रेरी बना रहे हैं उसके होल जीनोम का एक स्नैपशॉट आप जीनोमिक लाइब्रेरी को बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक जीनोम ये है और इसे मैंने क्लीव कर लिया है, एक DNA का पार्ट मान लीजिए, और मैंने इसे क्लीव कर लिया है किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम से। और ये एंजाइम कब कट करता है, जब इसे DNA में एक स्पेसिफिक सेगमेंट मिलता है जिसे आप बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे ही इसे ये सीक्वेंस मिलता है वहाँ से ये कट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसके बाद में देखिए इसने कट कर दिया है और कट किए हुए सेगमेंट आप देख सकते हैं, ये कट किए हुए सेगमेंट है और इसे हमने वेक्टर में इंसर्ट कर दिया है। अब वेक्टर में आप कौन कौन सा ले सकते हैं, जैसे एनिमल, अगर ऑर्गेनिज्म में भेजना है तो आप इकोलाई यूज कर सकते हैं ज़्यादातर, और अगर प्लांट में भेजते हैं तो वहाँ पे आप TI प्लाज्मिड, जो आपके एग्रोबैक्टीरियम टूविफिसेंस जो बैक्टीरिया होता है उसका TI प्लाज्मिड यूज करते हैं वेक्टर के रूप में। ये उसी तरह से होता है सेम जैसे आप बस का यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। तो यहाँ पे बस क्या है, आपका वेक्टर है जो आपकी चॉइस ऑफ जीन को या फिर DNA को कहाँ लेके जा रहा है, होस्ट में। ठीक है, तो ये क्या है, आपका वेक्टर है और वेक्टर में हमने इसे इंसर्ट करवा दिया है। तो ये आपका वेक्टर है और ये हमारा चॉइस ऑफ जीन है। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया है, होस्ट में जाने के बाद में ये अपनी क्लोन बनाने लग जाएगा, क्योंकि होस्ट भी तो अपने DNA के कॉपीज़ बनाएगा, DNA को आगे सिंथेसिस करेगा, mRNA फिर प्रोटीन बनाएगा, तो वो अपने DNA के साथ में जो उसके साथ में इंटीग्रेट हो चुका है बाहर का DNA वो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता रहता है। तो यहाँ पे क्लोनिंग के बाद में आप देखिए जैसे हमने इंसर्ट करवाया उसके बाद होस्ट सेल है, ये आपकी होस्ट सेल है और ये होस्ट सेल में ये होस्ट सेल का DNA है और ये जो हमारे द्वारा भेजा हुआ DNA है, जिसमें ये जो आप देख सकते हैं अलग कलर ये वेक्टर का है और ये जो आप देख सकते हैं ये किसका है, हमारा चॉइस ऑफ जीन है या फिर DNA है। ठीक है, अब इन सभी को आप मिला के क्या कहते हैं, आप इसे बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। यहाँ पे आपने किस प्रकार के DNA को भेजा है, कोडिंग और नॉन कोडिंग बोथ टाइप ऑफ DNA हैव ट्रांसपोर्टेड इनटू होस्ट सेल because we did not complete slicing into this process. That's why we can say that we have transported our coding and non-coding DNA into our host cell. तो जीनोमिक लाइब्रेरी में आप कैसे पता करेंगे कि जो हमने चॉइस ऑफ जीन भेजा है, हमारा जो DNA भेजा है हमने पसंद का, वो पहुंचा है कि नहीं, उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे आप बोलते हैं जीन स्क्रीनिंग, और उस प्रोसेस को बोलते हैं आप इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन या फिर आप प्लेक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। और इसकी मैंने अलग से सेगमेंट बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा आप कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा DNA होस्ट सेल में पहुंचा है कि नहीं। अब जब वो पहुंच जाएगा तब वो DNA होस्ट सेल के DNA के साथ में खुद को इंटीग्रेट कर लेता है। अब जैसे ही होस्ट सेल अपने क्लोन बनाएगी, अपना आवर्धन करेगी जीन का, वैसे वैसे आपका चॉइस ऑफ DNA और जीन भी उसके साथ में एम्पलीफाई करता रहता है। और सबसे लास्ट में अब इन सभी क्लोनों को मिला के आप क्या बोलेंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी। अब जीनोमिक लाइब्रेरी मैंने क्या बताया था, एक ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट का होल जीनोम का, पूरे जीनोम का क्या होता है, होल जीनोम का एक स्नैपशॉट होता है। ठीक है, ओवरव्यू होता है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं किसी भी प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म की
किस किस टाइप का जीन मिलता है, तो वहाँ पे आप एक ओवरव्यू में जीनोमिक लाइब्रेरी का यूज करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिफिक जो दक्षता के साथ अगर कुछ करना चाहते हैं, किसी प्रोटीन का देखना चाहते हैं सिंथेसिस, या फिर किसी जीन का जो स्पेसिफिक जीन है उसका स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आपको ज़रूरत पड़ेगी cDNA लाइब्रेरी की। ओके, तो यहाँ पे किससे कैसे कंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री cDNA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA। जैसे मैंने मान लीजिए DNA से मैंने बनाया है mRNA, तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर मैं mRNA से DNA बना देता हूँ तो इसे बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो DNA बनता है उसे अब हम DNA नहीं बोल के क्या बोलते हैं, cDNA बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बोलते हैं। तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसे बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक mRNA है और जो कि कैसा है, स्प्लाइस्ड mRNA है, जिसमें स्प्लाइसिंग हो चुकी है, यानी इसमें जो नॉन कोडिंग पार्ट है इंट्रॉन वाला वो हटा दिया गया है। ठीक है, इंट्रॉन को हटा दिया है। अब यहाँ पे एक्सॉन वाला पार्ट है, और एक्सॉन वाला पार्ट क्या होता है, कोडिंग DNA होता है, जो हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन कोड करते हैं और जो एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट में अपने विशेष प्रकार के वर्क को कंप्लीट करवाने का काम करते हैं। जबकि इंट्रॉन जो DNA होते हैं वो जंक DNA बोल सकते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। mRNA है और इसमें इसके 3 प्राइम एंड पे आप देख सकते हैं ये क्या किया हुआ है, टेलिंग की हुई है इसकी 3 प्राइम एंड पे। पॉली ए टेल भी बोलते हैं। इसमें एडेनिन क्षारक के कई सारे समूह इसमें जुड़ के एक टेलनुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एनीलिंग करेंगे, यानी टेम्परेचर कम देके इसमें हम थाइमिन क्षार जोड़ेंगे। कौन से, थाइमिन बेस या फिर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं, क्योंकि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन ही होता है। ओके, अब जैसे हमने देखा, हमने प्राइमर के रूप में यहाँ पे अटैच कर दिया है 3 प्राइम पे। और 3 प्राइम पे ही क्यों अटैच किया है, क्योंकि हमें पता है DNA का सिंथेसिस कहाँ होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। ओके, तो इसीलिए हमने 3 प्राइम पे हमारे प्राइमर को अटैच किया है, क्योंकि हमेशा DNA का सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही होता है। अब जैसे ही प्राइमर मिल जाएगा तो प्राइमर के बाद में और जो DNA है वो आना शुरू हो जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड आना शुरू हो जाएंगे। इस टेम्पलेट पे अपना एक DNA सिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे कंप्लीट करता है इस टास्क को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा DNA बन गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा। ये सिंपल DNA नहीं है, क्योंकि सिंपल DNA तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। लेकिन अगर आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे cDNA आपको प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में अब इसका कोई भी यूज नहीं रहा है, हमें केवल यूज करना है cDNA को। तो इसके लिए अब हम इसे सेपरेट करने के लिए हम क्षार यूज करते हैं या फिर RNase एंजाइम यूज करते हैं, और इसके द्वारा आपको कॉम्प्लीमेंट्री DNA का सिंगल स्टैंड आपको DNA मिल जाता है। ये हमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA मिल गया है। अब यहाँ पे आप देखिए इसके 3 प्राइम एंड पे ये एक हेयर पिन लूप टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है, और इस हेयर पिन लूप को आप एज ए प्राइमर यूज कर सकता है। कौन सा एंजाइम, DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो प्राइमर पे जैसे ही यूज करेगा तो प्राइमर इसने हेयर पिन लूप को यूज किया। अब यहाँ से आपका DNA सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एंड था, 3 प्राइम था, और इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम होगा। अब DNA का कौन सा दिशा में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा याद रखना DNA का कंस्ट्रक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में जाके ये थाइमिन के जस्ट अपोजिट एडेनिन क्षार यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, DNA पॉलीमरेज आने के बाद में अब आएगा S1 न्यूक्लियस, क्योंकि इस हेयर पिन लूप को यहाँ से कट कर देता है, और कट करके आपको 2 सेगमेंट मिल जाते हैं जिसे आप बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA। तो अब क्या करेंगे, इस DNA के सेगमेंट को आप अपने होस्ट में भेज सकते हैं वेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, वेक्टर के द्वारा। अब जब वेक्टर में उसकी कई सारी कॉपी मिल जाएंगी, इसकी डबल स्टैंडर्ड cDNA की कई सारी कॉपी बनेंगी, फिर प्रोटीन बनेगा, तो उस क्लोनिंग को जो प्रोसेस होगी इस होस्ट में, तब आप उसे बोलेंगे cDNA लाइब्रेरी। किसकी लाइब्रेरी है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA की लाइब्रेरी।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने स्पेसिफिक mRNA लिया है, उसके द्वारा एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी जो एक विशिष्ट काम करेगी। यहाँ पे आपने पूरे जीनोम को सेंड नहीं किया है, यहाँ पे आपने केवल कोडिंग पार्ट को ही सेंड किया है, और कोडिंग में भी एक विशिष्ट DNA का खंड है उसे यहाँ पे आपने भेजा है, ठीक है। अब दोनों का अंतर देखिए, यही दोनों का अंतर है जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी का, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने ये ए जीन है, बी जीन है, और ये जो आपको नीला सा कलर दिखाई दे रहा है ये कैसा है, इंट्रॉन पार्ट है। यहाँ पे भी देखिए ये कैसा है, इंट्रॉन है, जबकि ए जीन और बी जीन कैसे हैं, एक्सॉन कोडिंग पार्ट है। हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा दोनों को तोड़ दिया है, टूट गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने स्प्लाइसिंग की है, यहाँ पे स्प्लाइसिंग नहीं की है। तो स्प्लाइसिंग में आपके ये वाला पार्ट जो इंट्रॉन वाले पार्ट हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, यहाँ पे आपको केवल रहेगा एक्सॉन वाला पार्ट, जबकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया है, चाहे वो कोडिंग पार्ट हो या फिर नॉन कोडिंग पार्ट हो, और उसे हमने वेक्टर के द्वारा होस्ट में भेज के उसके क्लोन बनाने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोडिंग और नॉन कोडिंग सब कुछ एम्पलीफाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने स्प्लाइसिंग की है, उसके बाद में हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया है, और फिर होस्ट में जाके इसके क्लोन बनने शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ओनली जीन ए और ओनली जीन बी का एम्पलीफिकेशन हुआ है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको इंट्रॉन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, इंट्रॉन नहीं है। तो स्प्लाइसिंग कहाँ होती है, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री DNA में होती है लाइब्रेरी में, जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी में स्प्लाइसिंग एब्सेंट होती है। अगर आप विशिष्ट प्रकार की जीनोम का, एक विशिष्ट खंड के जीनोम की स्टडी करना चाहते हैं तब आप बनाएंगे cDNA लाइब्रेरी, लेकिन अगर आप होल जीनोम की स्टडी करना चाहते हैं तब आप बनाएंगे जीनोमिक लाइब्रेरी। दोनों का बेसिक जो कंपैरिजन है, किस तरह से दोनों का कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैंने CSI नेट को कंसिडर करते हुए ये आपको चीज़ें समझाई हैं। आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम, अगर अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। मिलते ही नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।